मिट्टी की क्वालिटी अलग अलग है, लेकिन अनार में मिट्टी में अनार ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनार के लिए जिस प्रकार की मिट्टी चाहिए जो आगे हम देखने वाले हैं, वो मिट्टी अगर वहां पे नहीं है तो आपकी कॉस्ट बढ़ती है। ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो आपको ऑर्गेनिक कार्बन डालना पड़ेगा। अगर वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है तो अनार का पौधा मरने की नौबत आएगी, वो डर रहेगा हमेशा के लिए। अकेला कैल्शियम जब मिट्टी में ज्यादा होता है तो वो 8 न्यूट्रिएंट को अवेलेबल नहीं होने देता। और कभी कभी जो नहर के बाजू वाली मिट्टी है या नाले के बाजू वाली मिट्टी है या रिवर के बाजू वाली मिट्टी है, वहां पे आपको हमेशा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा पानी पकड़ने वाली मिट्टी मिलेगी। वेजिटेटिव ग्रोथ आपके अनार के पौधों का बहुत अच्छा होगा। जब रिप्रोडक्टिव फेज में उसको आपको लेके जाना है तब वो नहीं जाएगा, शूट ही शूट आएंगे, फीमेल फ्लावर आपको नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ, स्ट्रेस में आपका पौधा जाएगा ही नहीं। जहां तक नीचे वो पौधा रूट्स लेके जाएगा वहां नमी मिलेगी और वो वेजिटेटिव ग्रोथ करता रहेगा। ड्रेनेज नहीं होता है, वो सारे खेतों का पानी आपके खेत में आके रुक रहा है, अनार की खेती वहीं पे नहीं चलेगी। और ये कब हो रहा है, जब अपने पहले जैसे बारिश होती थी वैसे अगर बारिश होगी तो ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी जो बारिश आ रही है एक साथ में पूरा का पूरा एक रात में पूरा का पूरा खेत भर जाता है पानी से, ऐसे जगह पे ये खेती करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। अलग अलग एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपको अलग अलग करना पड़ेगा। लेटरल का डिस्चार्ज, जो ड्रिपर होते हैं उसका डिस्चार्ज, उसके बाद स्पेसिंग, इनलाइन अगर है तो स्पेसिंग कितना करना है, तो कॉस्ट बढ़ेगी। और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट भी अलग अलग करना पड़ेगा। एक जगह पे पोटाश ज्यादा है, एक जगह पे पोटाश कम है, तो वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी है उसमें फिर बिना पानी का अनार की खेती होती ही नहीं है। तो अभी पानी अगर आपको देना है तो पानी दो टाइप है, एक है पानी की क्वालिटी और एक है पानी की क्वांटिटी। अनार में पानी कम लगता है, लेकिन अनार में पानी हमेशा लगता है। पानी का अगर गैप गया और फ्रूटिंग गार्डन है और बाद में अगर बारिश आई, आपने पानी दिया तो क्रैकिंग आती है। मुरुदुला आरस्ता जो वैरायटी है उसमें क्रैकिंग आ जाती है। या स्टोरेज स्टेज में आपका गार्डन है और आपने पानी नहीं दिया, आपके पास पानी अवेलेबल नहीं था और बारिश आ गई या आपने पानी आने के बाद पानी दिया, तो वहां पे फीमेल फ्लावर निकल जाता है, जो नहीं चाहिए स्टोरेज स्टेज में। फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज में हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो निकल जाता है। ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जिस क्वांटिटी में पानी चाहिए उतना पानी चाहिए। ट्यूबवेल से आएगा तो भी चलेगा, कुएं से आएगा तो भी चलेगा, पंप पॉइंट से आएगा तो भी चलेगा, कैनल से आएगा तो भी चलेगा, रिवर से आएगा तो भी चलेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जितना चाहे उतना पानी तो है। और कभी कभी गलती क्या होती है, जब आपका पानी खत्म हो जाता है तब आप टैंकर से पानी लेके आते हो, ट्रक से पानी लेके आते हो। बहुत सारे किसान है क्योंकि फ्रूटिंग स्टेज पे है, और जब आप टैंकर से पानी लेके आते हो तब वो पानी हो सकता है खारा। आपकी मिट्टी बनी हुई है आपके पानी के हिसाब से, और उसमें आप अगर बाहर से 10-15 किलोमीटर से पानी लेके आ रहे हो तो वो पानी अलग है, वो पानी अलग है। वो पानी मैच करेगा ही आपकी मिट्टी में, ये कोई गारंटी नहीं है। वहां के जो सॉल्ट आ रहे हैं ये सॉल्ट आपके पौधे को तकलीफ देंगे, तो पानी आपके जैसा ही चाहिए। अगर आपको दूर से लाना है तो खारा पानी ला के ड्रिपर के नीचे की मिट्टी आप खराब कर दोगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज में
सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ईसी और पीएच। आपको पता है कोई भी न्यूट्रिएंट को पानी में घुलना है, जो फर्टिलाइजर आप देते हैं उसमें से वो न्यूट्रिएंट को पानी में घुलना है तो पर्टिकुलर पीएच चाहिए। वो पीएच अगर वो पानी का नहीं है, उससे कम या उससे ज्यादा है, तो वो पानी वो न्यूट्रिएंट डाल के भी पौधे में लेके नहीं जाएगा। और इसी मतलब क्या कि आपके पानी के अंदर जो भी सॉल्ट है वो अगर पहले ही ज्यादा है तो आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर डालोगे या मिट्टी के अंदर जो फर्टिलाइजर आपने डाला है ये पानी में घुलेगा ही नहीं, तो फिर पौधे में कैसे जाएगा? चबा के तो नहीं खाएगा ना अनार का पौधा। पर्टिकुलरली राजस्थान की 3.5 EC 4 EC मैं तो 3000 TDS के पानी में अनार की खेती कर रहा हूँ, बढ़िया हो रही है। अगर बारिश अच्छी हो रही है, बारिश के सीजन का बाहर ले रहे हो तो अच्छी होगी, क्योंकि आपको पानी बहुत कम देना पड़ता है। और आपकी सैंडी सॉइल होगी तो बारिश के सीजन में आपका पानी नीचे लीच आउट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जितना पानी का कमी होगा, स्कैरेसिटी होगी, जमीन में पानी कम होगा, उतना आपका पानी खराब होगा। और खराब पानी में जो भी फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करोगे वो फर्टिलाइजर का एफिशिएंसी कम होगा, उसके रिजल्ट आपको कम आएंगे, ज्यादा देना पड़ेगा और ज्यादा देके वापस दोबारा मिट्टी खराब होगी। इस प्रकार से फिर नीचे से नहीं ले रहा है तो ऊपर से स्प्रे करना पड़ेगा, वापस कॉस्टिंग बढ़ेगी, वापस कॉस्टिंग बढ़ेगी। ये चीजें चरण वाला नंबर ऊपर उसके बाद है डिजीज और पेस्ट। सबसे डेंजरस डिजीज है बैक्टीरियल ब्लाइट। जड़ों पे आता है, स्टेम पे आता है, ब्रांचेस पे आता है, पत्तों पे आता है, फूल पे आता है, फल पे आता है, हर एक स्टेज में आता है। और ये ज्यादा से ज्यादा इसका संक्रमण हो रहा है पौधों से। जो पौधा आप लगाते हैं क्योंकि प्लांटिंग मटेरियल वाले कोई केयर नहीं करते। पूरी हुई ले हाल तो $1 GB है। फिर विल्ट है, अलग अलग मिट्टी में लगवा दिया, उधर से ही पौधों से लेके आए विल्ट। ये चीज है स्टेम बोरर, ये स्टेम को पुल करने वाला इंसेक्ट है। पूरा जो सांगोला बेल्ट था पूरा उन्होंने वॉश आउट कर दिया। और गांठे बनाने वाला निमेटोड मिट्टी में है, ये अगर आपकी मिट्टी में ज्यादा है बिल्कुल नहीं करेगा तो मिले वीडियो फूटो ओरिजिनल दुए है कन्ने देवर है हाँ जेरॉक्स में तो जेरॉक्स डुप्लीकेट निकला। उसके बाद है हाँ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन परागी भवन हम जिसे बोलते हैं, परागण बोलते हैं, हनी बी चाहिए होती है। अगर आपके खेत में हनी बी के छत्ते नहीं है तो आपको बक्से रखना पड़ेगा, बॉक्स रखना पड़ेगा, उसकी भी कॉस्ट है। ये लिमिटेशन है। हमने ही केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर करके इसको खत्म कर दिया है, इसको खत्म कर दिया है। ये हमें बंद करना पड़ेगा। ये इकोसिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा। अगर हनी बी नहीं आएगी तो ड्रॉपिंग हो जाएगी या फिर सेटिंग भी होगी तो आपको साइज नहीं बनेगी, क्योंकि साइज करने के लिए ज्यादा फलों के अंदर दाने चाहिए और ज्यादा दाने बनने के लिए ज्यादा पोलन ट्यूब बननी चाहिए। एक परागकण से एक
पोलन ट्यूब अंदर जाती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके एक दाना बनता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बहुत बड़ी है और उसके लिए हनी भी चाहिए होती है। 300 किलोमीटर, राजस्थान के कुछ किसानों को मैंने बोला है, देखा हुआ है कि 300 किलोमीटर से वो हनी बी के बॉक्स लेके आते हैं अलवर से, मधुमक्खी। तब जाके सेटिंग होती है। ये भी आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, मार्केट में डिमांड और सप्लाई इम्पोर्टेंट है। अभी भी सभी लोग अनार नहीं खाते। उनको भी पूछ लीजिए, आप डेली अनार खाते हो क्या? आंसर आएगा नहीं। और इतना एंकरेज अगर बढ़ेगा और कोई डिजीज नहीं आएगा, सबका माल अगर मार्केट में आएगा तो अनार के रेट कम होंगे। इसीलिए मैंने पहले बोला आपको, डॉक्टर जो है उनको बताइए कि इस डॉक्टर साहब अनार लिखिए करके। अगर आपका कोई મધરી પેટીઓ મળે, પેટીઓ આવે ને મધરી એ ન મળે. गवर्नमेंट में वो तो नहीं पिए। अब कुदरती पर कर रिलेटिव गया। है तो उनको रिक्वेस्ट करिए, जो बोलो, मध्याह्न बोलो, भोजन बोलो, होता है बोलो, स्कूलों में, महाराष्ट्र में बोलो है, मोरे कोई मुझे पता नहीं बाकी स्टेट का क्या है, उसमें एक एक अनार अगर 100-150 ग्राम का छोटा अनार अगर एक एक बच्चों को दे दिया तो एक तो उनको खोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और वो अनार अगर वो खाएंगे तो उनकी हेल्थ, उनका ब्रेन, उनकी स्किन जबरदस्त होगी, जबरदस्त। डेली एक फ्रूट अगर उन्होंने दे दिया, उसमें एक हफ्ते में एक बार भी अगर अनार चला गया, तो मैं बोलता हूँ किसानों के लिए बहुत जबरदस्त है। एक कैंपेन होना जरूरी है। डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी करके है, उनका DIP डाइट है, इतना प्रमोट करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, ऐसे आदमी को सपोर्ट करने की जरूरत है। बाबा रामदेव है, सदगुरु है जगह, उसके बाद श्री श्री रविशंकर जी है। ये लोगों ने बोलना चाहिए कि भाई अनार खाइए करके, ये पुण्य का काम है। हम लोगों ने बोलना चाहिए, डॉक्टरों ने बोलना चाहिए, ताकि अनार 500 रुपए तक चला जाएगा, लेकिन ये कैंपेन नहीं होते हैं, नहीं होते। आज लोग खर्चा कर रहे हैं अलग चीजों के लिए। अगर आप 300 रुपए का पिज्जा लेके खा रहे हो, तो आप 300 रुपए का अनार 1 केजी लेके भी खा सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ वो टेस्ट के लिए पिज्जा अट्रैक्ट कर रहा है। हेल्थ जब प्रॉब्लम में आएगी तब अनार अट्रैक्ट करेगा, उससे अच्छा पहले ही अनार खाना चालू करिए। इस प्रकार के आपके स्टेटमेंट होने चाहिए, इस प्रकार से आपके स्टेटमेंट होने चाहिए। उसके बाद गलत प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके, ज्यादा ज्ञान नहीं लेके अनार की खेती कर रहे हो, उसमें फ्लावर नहीं आना, फीमेल फ्लावर ड्रॉपिंग होना, क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स होना, यह सभी प्रॉब्लम है, और फिर क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है, और फिर खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। ये भी एक लिमिटेशन वहां पे है। और सबको पता है आज से 5 साल के बाद लेबर नहीं मिलेगा, उस टाइम आपको मैकेनाइजेशन में जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो काम लेबर से ही होते हैं। प्रूनिंग है, उतना मैकेनाइजेशन अभी इंडिया में नहीं है, तो इस प्रकार से आपको लेबर को भी मैनेज करना पड़ेगा। HR एग्रीकल्चर में ही आएगा। मेरी तो इच्छा है एक फ्री में कोर्स करूं किसानों के लिए, जिसके अंदर बिजनेस फंक्शंस फंक्शनल करने का ज्ञान हो, सेल्स का ज्ञान हो, मार्केटिंग का ज्ञान हो, निगोशिएशन स्किल का ज्ञान हो, HR का ज्ञान हो, R&D का ज्ञान हो, ऑपरेशंस का ज्ञान हो, मैनेजमेंट का ज्ञान हो,
अकाउंटिंग का ज्ञान हो, तो इस प्रकार से सभी फंक्शन फंक्शनल होने चाहिए कोई भी बिजनेस फंक्शन अच्छा करने के लिए, फंक्शनल होने के लिए। तो ये चाहिए। उसमें से एचआर, लेबर मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेबर का शॉर्टेज आगे आने वाला है और ये इजी नहीं है खाने के लिए। लोग बहुत बोलते हैं अरे यार वो सोलना, ये निकालना, फिर खाना, केला कैसा ऐसा है, ग्रेप्स कैसा ऐसा है, लेकिन हेल्थ वाइज बेनिफिट अगर उसको दे देंगे तो अखरोट भी तोड़ तोड़ के खाता है, बादाम भी तो तोड़ तोड़ के खाता है, तो वो अनार भी खाएगा। और आप तो नहीं, लेकिन बाकी जो किसान हैं वो ज्ञान लेने के लिए नहीं बोलते हैं, ऐसे ही चलता है, ऐसा उनका मानना रहता है। और इतनी सारी गलतियां करते हैं, इतना सारा डिजीज, इतना सारा इंसेक्ट मिट्टी में पानी के थ्रू सब दूर लेके जाते हैं, कुएं में लेके जाते हैं, और फिर बाकी लोगों को भी तकलीफ होती है। ये भी कभी कभी हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। जितना ज्यादा ज्ञान आपके पास रहेगा उतने लोग आपको आके उल्लू नहीं बनाएंगे। सामने वाला मुझे उल्लू बना रहा है या सामने वाला मेरी सही में मदद कर रहा है, इतना ज्ञान तो आपको चाहिए जज करने के लिए, जज करने के लिए। तो ये भी आपको करना है। और जो भी नया टेक्नोलॉजी आएगा उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। ड्रोन अभी आए हैं, ट्रायल ले लीजिए प्याज में, बाकी फसल में तुरंत ट्रायल ले लेने का। फिर मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा तो दूसरा डिले करते हैं। तो जो भी नया टेक्निक आएगा एग्रीकल्चर में, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर के बारे में, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास आएगी उसको ले लीजिए। सिर्फ फर्टिलाइजर और सिर्फ स्प्रे के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड मत रहिए। बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, IoT सेंसर्स है, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। अलग अलग ट्रैक्टर्स है, उसका इस्तेमाल करना। सिर्फ अनार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक क्रॉप के बारे में बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करिए, जहाँ पे आपकी कॉस्ट कम होगी ऐसी जो टेक्नोलॉजी, मिट्टी खराब नहीं होगी ऐसी जो टेक्नोलॉजी है, वर्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी आपका हार्वेस्ट अच्छा आए ऐसी जो टेक्नोलॉजी है, उसको आप अडॉप्ट करिए। उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद प्लांटिंग मटेरियल एक ऑथेंटिक आज के तारीख में अवेलेबल नहीं है। फैक्ट है लेकिन सच है। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन फैक्ट है ना, सच ही है। जिसको चाहे उसको देखो बूटी बांधना है और बेचना है। वो मदर ब्लॉक के जो पौधे हैं ये कहां से लाए, जेनेटिक प्यूरिटी क्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट है क्या, विल्ट आपके खेत में है क्या, निमेटोड आपके खेत में है क्या, ये कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। बूटी बांधना है और बूटी के साथ में, पौधे के साथ में जो भी इसके खेत में बीमारियां हैं ये सब उधर भेजना है। हमने तो क्या किया, ये ट्रेनिंग में भी मैं आपको नंबर दे दूंगा। अभी तक अपने 15,000 किसान हैं जिन्होंने अपने से ट्रेनिंग लिया है। और ये प्रेशर हमारे ऊपर भी रहता है कि सर आप बताइए ना कहां से पौधे लूं, किस नर्सरी का नाम बताओ, बताइए मुझे। एक तो उनके 2 लाख 4 लाख 5 लाख पौधे बेचे जा रहे हैं, 30 रुपए में जा रहा है, करोड़ 1.5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। उनको बिटीगुरी की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि आपकी ये मगजमारी सब कुछ करने से अच्छा है, हमारा चल रहा है, चलने दो। कोई तो ट्रेडिंग करता है, कहां से लाता है पता ही नहीं है, लेकिन बेचता है। किसका नाम बताए। फिर 4-5 किसानों को जो अच्छी अनार की खेती कर रहे थे उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप बूटी बांधिए, आपके खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं, आपके खेत में विल्ट नहीं, और किसानों को बोला कि आप बूटी ले लीजिए और
उनको सिखाया कि कैसे पौधे बनाना है, उसका वेबिनार लिया और फिर बूटी लेके लोगों ने पौधे बना के लगवा दिए। ऐसे धीरे धीरे जाके ये जो खराब पौधे बेचने वाले दूर होंगे और अपने ही किसान की नर्सरी आगे आएगी। और जो बीटी गोरे परिवार में है, फार्म डीएसएस परिवार में है, ये झूठ नहीं बोलते हैं। तो प्लांटिंग मटेरियल के लिए ये काम अपन ने किया है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं आप क्यों नहीं देते हो, अपनी मेंटेलिटी इंडियन किसानों की ये है, मैं जो भी कुछ बेचने के लिए आऊंगा, पौधे लेके आऊंगा, तो आपका माइंड आपको यही बोलेगा ये तो पौधे बेच रहा है, ये वेबिनार वगैरह कुछ नहीं, ये पौधे बेच रहा है। क्योंकि मेरे पास पौधे, तो मैं 5 किसानों का नाम नहीं बताऊंगा ना, मेरा ही नाम बताऊंगा, तो माइंडसेट ये बनता है उसको तो पौधे बेचना है। कोई प्रोडक्ट लेके आऊंगा तो लोग बोलेंगे कि इसको प्रोडक्ट बेचना है। ये माइंडसेट है अपने इंडियन फार्मर्स का। इसीलिए मुझे सिर्फ आपको सिखाना है, मुझे सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी देना है। क्लियर? तो पौधे नहीं है अच्छे अपने इंडिया में, ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम हार्वेस्टिंग तक, अपना माल बेचने तक, ठीक है, प्रोसेसिंग करे। बाकी ग्रेप्स के अंदर जैसे सह्याद्री काम कर रहा है, बनाना के अंदर सह्याद्री काम कर रहा है, अलग अलग जगह पे छोटी छोटी यूनिट। अनार के बारे में नहीं दिख रहा है। और वो मैंने भी सोचा था कि अनार का कुछ तो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट निकालना, लेकिन रेट इतने ज्यादा है, नहीं जम रहा है। दाने निकाल के यूरोप में अगर भेजेंगे तो भी, यहाँ पे भेजेंगे तो अच्छे रेट मिलेंगे, ये कंडीशन आज की है। तो ये है, और इसका अवेयरनेस बहुत ज्यादा इसी के कारण नहीं बढ़ रहा है। बेनिफिट्स 4 ही थे, लिमिटेशंस 13 है, इसीलिए अनार महंगा है, इसीलिए अनार महंगा है। क्लियर हुआ सबको? फिर अगर मुझे अनार की खेती करना है तो मेरे अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि मुझे अनार की खेती करना है, सक्सेसफुल खेती करना है, सस्टेनेबल पोमोग्रेनेट फार्मिंग करना है, प्रॉफिटेबल पोमोग्रेनेट फार्मिंग करना है, तो मुझे क्वालिटी निकालना पड़ेगा, मुझे खर्चा कम करना पड़ेगा। ये करने के लिए मेरे अंदर भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये 7 चीजें हैं जो मेरे अंदर चाहिए। सबसे पहला विल पावर, अंदर से वो आग होनी चाहिए, मुझे पैसे कमाना है। अगर आप गरीब रहना पसंद करते हो तो आप अनार की खेती नहीं करेंगे। जब आपका अंदर से दृढ़ इच्छा हो जाएगी कि आपको पैसे कमाना है, आपको अमीर बनना है, तब आप अनार की खेती करोगे। इतना ज्यादा पैसा, और वो आग अगर अंदर है, वो विल पावर अगर अनार की खेती में है, तब जाके आप ज्ञान ले पाओगे। जैसे कि आज आप बैठे हैं, 2 घंटे हुए आप एक जगह पे बैठे हैं, नोट्स निकाल रहे हैं, और क्या ले लूं और क्या ले लूं, ये आपका माइंडसेट बन रहा है। तब जाके आप बारिश खुलते ही प्लॉट में जाके स्प्रे कर सकते हैं। तब जाके आप, कीचड़ बना हुआ है, ट्रैक्टर फंस गया है, कीचड़ में उतर के पत्थर डाल के या दूसरा ट्रैक्टर लाके आप उसको निकाल रहे हैं। तब जाके आप 8-9 बजे फ्रूट सकिंग मौत अगर आपकी खेत में आ रही है तो उसको पकड़ने के लिए जाएंगे। उसके साथ में आप बैडमिंटन खेलेंगे। बोलो श्यामराव बोलो। समझ में आ रहा है कि अंदर से इच्छा चाहिए।
कौन वाला साल मेरा होता भाई इधर है, वीडियो तो ऑनलाइन मेरे परिवार का कोई जन बाहर है, उधर उसने अनार की खेती देखी, उधर उसने पैसे कमाते हुए किसानों को बोला, फिर मुझे घर पे फोन किया तू भी अनार की खेती कर, उसने पैसे भेजे, आपने अनार के पौधे लगाए और एक एक पौधे को 10-10 वाटर शूट और उसके ही पौधे बना के बैक्टीरियल ब्लाइट भी आया, पौधे भी उखाड़ दिए लॉस में। ऐसे भी किसान आपने देखे होंगे। और कितनी भी एडवर्स कंडीशन रहने दीजिए, 1 रुपया जेब में नहीं है लेकिन इच्छा इतनी प्रबल है, कहां से ना कहां से लोन लेके, दोस्तों से लेके, परिवार से लेके वो आदमी सक्सेसफुल हो जाता है और वो अमीर बनता है। ये हर एक किसान के अंदर आना चाहिए, हर एक किसान के अंदर ये विल पावर आना चाहिए। शुक्र पता लेख जोबरी આવે ને માપ ને લે સકત ને ના એટલે કોઈ વધુ નહીં આવે ખાલી ઊંડા નેડી રાખવાની એરિયા મેડમ એરિયા મેડમ કરે दो चीजों मुझे काम करना है कैसे, हाउ टू डू, वटे भी नेड़े के वादो आए नहीं शायद घटो है दो हाउस पता होने चाहिए और टेक्निकल नॉलेज इसके लिए चाहिए कि जो भी लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये इस्तेमाल करना, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। सदियों से ये अनार का पौधा इस प्लेनेट पे है, उसको फूल भी आते हैं, फल भी बनता है, फल खाते भी है हम या कोई पक्षी या जंगल के जानवर। लेकिन आज ये स्प्रे अगर आपने नहीं किया तो फूल नहीं निकलेंगे, इतना डर किसानों के मन में पैदा किया है मार्केटिंग के चक्कर में। और हम भी मानते हैं कि नहीं ये तो मारना ही पड़ेगा। न्यूट्रिएंट देर मत दीजिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हार्मफुल होते हैं, नॉलेज लेने का ही नहीं है, खुद का क्यों 1-2 पौधे हम ढक के नहीं रखते हैं। सही में ये आदमी ने जो मुझे बोला ये बराबर है या नहीं है, अगर उसने कुछ काम ही नहीं किया, वो 2 पौधे में और बाकी पूरे गार्डन में कुछ अगर फर्क नहीं दिखा है तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई तेरा कुछ काम का नहीं है। मैं भी बोलता हूं कि बीटी गोरे को भी चेक कर लीजिए आपके घर पे, जो चीजें मैं अभी पूरा अनार प्लांटेशन के बारे में बताऊंगा तो आप ध्यान दीजिए, बेड पे प्लांटेशन करके देखिए, डबल लैटरल करके देखिए, और अब वो तो भी ट्रायल करिए आप, तब जाके आपको पता चलेगा नहीं ये अच्छा है या बुरा है। हो सकता है जितनी चीजें मेरे यहाँ पे या मैं जहां जहां घुमा हूं वहां पे मैंने सक्सेस होते हुए देखा है, हो सकता है आपका कंडीशन ऐसा हो कि वहां पे नहीं मिलेगा आपको, तो वो भी तो आपको छोड़ना है। कॉपी पेस्ट क्यों करना है? इतना ओपन माइंडेड हूं मैं नहीं बोलता हूं कि मैं ये सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं जो भी बोलूंगा वो ऐसा एक आत्मज्ञानी है कि जो आपको भी फायदा होगा, ऐसा नहीं होता है। आपका क्लाइमेट, आपका मिट्टी, आपका पानी, आपका काम करने का आपका तरीका, ये सब कुछ अलग अलग होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल नॉलेज चाहिए आपको। वो कहां से लेना है? 30 सेकंड या 60 सेकंड के रील से लेना है, या 10 मिनट के यूट्यूब के वीडियो से लेना है, या 2 घंटे के बीटी गोरे के वेबिनार से लेना है, या 20 घंटे का नया प्लांटेशन का कोर्स है वहां से लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ज्ञान चाहिए, और खुद का ज्ञान भी आपके पास हमेशा नोट करना चाहिए। खुद का ज्ञान हम नहीं करते। डायरी आपके पास लिखी हुई चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सा इंसेक्ट आपको दिखा है, और वो रिवीजन करते समय आप इतने स्ट्रांग बनते जाइए, इतने स्ट्रांग, कोई भी आके आपको उल्लू नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं बनाएगा। ऑब्जर्वेशन लेने की कला आपके अंदर आनी चाहिए। साइंटिस्ट में और आपके अंदर उतना ही एक अंतर है। साइंटिस्ट को जो देखना है वो देख सकता है, आप नहीं देख सकते, उतना ही अंतर है। बाकी क्या है, एजुकेशन छोड़ दीजिए, आपको भी बहुत ज्यादा समझता है पौधे के बारे में, लेकिन क्या देखना है ये आपको पता होना चाहिए। तो टेक्निकल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट,
15 मिनट पानी देना है तो 15 मिनट ही पानी देना है। ये काम आज करना है तो आज ही होना चाहिए। थिनिंग 4 दिन लेट करोगे तो वो कुछ ना कुछ खा के ही जाएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको थिनिंग करना पड़ेगा। जो चीज उस समय करना है, सपोज आपको स्प्रे करना है, स्प्रे करते समय क्या ह्यूमिडिटी चाहिए, क्या टेम्परेचर चाहिए, कितना सनलाइट चाहिए, वो केमिकल इस्तेमाल करते समय ये अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप सिर्फ काम कर रहे हो। वो जो पेस्टिसाइड है वो अंदर जाके काम करने के लिए, पौधे में घुसने के लिए, वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है तो आप अभी क्यों स्प्रे कर रहे हो? उसके लिए टेक्निकल नॉलेज लीजिए और उस टाइम स्प्रे करिए ताकि आपके नंबर ऑफ स्प्रे कम होंगे और आपका डैमेज भी रुक जाएगा। डैमेज भी रुक जाएगा। स्किल डेवलपमेंट, आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय ट्रैक्टर आपने चालू किया, 10 पौधों तक चले गए, वापस आप ट्रैक्टर बंद किया, ब्लोअर बंद कर दिया, पीछे आ गए, सभी पौधे में कवरेज बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपने देख लिया। वो आपने देख लिया और बराबर है, बाद में चालू किया। नोजल के एंगल आपने सेट कर दीजिए। जो अननेसेसरी ऊपर जाने वाला स्प्रे था वो नोजल आपने बंद कर दिया। ट्रैक्टर फर्स्ट गियर पे चलाना है, लो फर्स्ट पे या लो सेकंड पे चलाना है या हाई फर्स्ट पे चलाना है, जो भी गियर आपके यहाँ पे सूट होता है मीडियम, वो आपने करके स्प्रे करवा लिया। कवरेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्प्रे है वो अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपने क्या क्या स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटी आपके अंदर किया? ड्रिप से पानी देना है, फर्टिलाइजर देना है, सभी पौधे में बढ़िया पानी जाना चाहिए। जब मैं फर्टिगेशन करता हूं ये जाके चेक करना, वो स्किल आपने एक्वायर किया है। प्रूनिंग करने वाला लोग आता है, आज मैं आपको प्रूनिंग सिखाऊंगा और पौधे को बिल्कुल बढ़िया बनाऊंगा। फोटोग्राफ्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा। कैसे बने हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। क्या निकालना है, क्या रखना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा इस ट्रेनिंग के माध्यम से। क्या आप सिकाटर लेके, कैंची लेके खुद 5 पौधे करने वाले हो और वो 5 पौधे हमेशा आप करो और लेबर को आके दिखाइए कि देखो जो आप कर रहे हो वही मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं अलग कर रहा हूं आपसे ताकि मुझे ये रिजल्ट मिल रहे हैं। प्रूनिंग वाला जब आपके यहाँ पे आएगा तब जाके अगर आपने एक पौधा उनके सामने कट करके दिखा दिया कि मुझे इस प्रकार की प्रूनिंग चाहिए, तो क्या उनके अंदर कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा? अगर आप बिल्कुल अनजान हो, आपको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है और प्रूनिंग वाला लेबर आता है और वो बोलता है सर कैसे करना है, आपको जैसे लगे वैसे कर लीजिए, आप तो पीछे भी नहीं रहते उनके, क्या रखना है क्या निकलना है ये भी पता नहीं है आपको, तो वो जो करेगा वो अच्छा ही है। जैसे अपन बाल काट के जब घर पे आते हैं नाई के पास से तो दिखने में अच्छे ही दिखते हैं, वैसे आपका पौधा ही आपको दिखेगा। लेकिन जहां पे फीमेल फ्लावर था वही काड़ी अगर उन्होंने निकाल के फेंकी है तो आपको सेटिंग कैसे मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। स्किल डेवलप होना चाहिए, अलग अलग चीजों का है। लास्ट स्प्रे मुझे प्रति पौधा 900 ml पानी लगा स्प्रे करने के लिए। अभी वो पानी मुझे कम करना है, 850 तक लाना है। अभी वो पानी और कम करना है, मुझे 800 तक लाना है। फैन का स्पीड कितना है, कितने प्रेशर से वो हवा फेंक रहा है,
कितना मेरा ड्रिफ्ट ऊपर जा रहा है, उसको मैं कैसे कम करूं, ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट की। अदरवाइज नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? हर एक चीज में बोल रहा हूं मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपका फॉर्मेटिंग मैं कर रहा हूं कि ये भी चीजें मुझे खेती करते समय, लेकिन ये अगर नहीं सीखेंगे तो लोग आके आपको उल्लू बनाएंगे, लेबर भी आपको उल्लू बनाएगा। ये नहीं बनना है हमें, ये ट्रेनिंग इसके लिए है। मार्केटिंग 200 रुपए भी कम है, 250 रुपए भी कम है। अगर आपके माल की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो 300 रुपए किलो जाना चाहिए और मार्केट में आज हाईएस्ट रेट 225 रुपए है, तो आपके अंदर वो कौशल्य होना चाहिए, वो स्किल होना चाहिए कि आपने उसको आगे खींचना चाहिए। और उस टाइम आपने सब कुछ याद करना चाहिए। और वो एक एक 2 2 3 3 दिन आपको डिले कर रहे थे, ये आपको याद रखना चाहिए। कितना तकलीफ दिया था। जब फूल आ रहे थे, जेब में पैसे नहीं थे, किसी ने तो भी आपको बोला कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, फूल आएंगे, तब दोस्तों से पैसे लेके आपने वो कैश में प्रोडक्ट 100-150 किलोमीटर जाके, बाइक पे जाके, ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में लाके स्प्रे किया था। और स्प्रे करने के बाद 8-9 घंटे में बारिश हुई थी। कितना दुख हुआ था वो भी याद करना है। घर में कोई तो भी बीमार था और आप स्प्रे करने में बिजी थे और बोला कि स्प्रे करने के बाद मैं आपको हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा। ये भी याद करना है। फुकट नहीं देना है किसको, फुकट नहीं। लोग तो आएंगे, आपका मोरल डाउन करेंगे। एक भी व्यापारी आपने अभी तक ये नहीं देखा होगा जो आपके खेत में आने के बाद बोल रहा है वाह क्या क्वालिटी है आपका, जबरदस्त क्वालिटी है आपका। ऐसा कोई भी नहीं बोलता। वो हमेशा कुछ ना कुछ गलती या छोटे फल निकालेगा, दाग वाला फल निकालेगा, थ्रिप्स वाला फल निकालेगा, अंदर से जो खराब होते हैं वही फल निकाले। और अंदर आपका माल खराब है, अपन भी डर जाते, हर एक फल तो नहीं होगा खराब। इस प्रकार से मार्केटिंग स्किल आपके अंदर आना चाहिए। सब कुछ याद करिए। 2 रुपए पर केजी 10 टन 20,000 रुपए होते हैं। 20,000 रुपए कम नहीं है। मैं उन किसानों को मानता हूं जो 50 पैसे 25 पैसे ऐसा व्यवहार करते हैं। 151 रुपए 25 पैसे खींचो, जहां तक खींच सकते हो खींचो। ऊपर के जितने पैसे आएंगे ना उतने आप आपके बच्चे ने मांगे तो भी नहीं देते, इतना याद रखना। और ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। और बिजनेस 2 चीजों में होता है। एक तो आप जो भी इनपुट लाएंगे वो सस्ते रेट में लीजिए, डुप्लीकेट मत लीजिए, विदाउट जीएसटी बिल मत लीजिए, ओरिजिनल प्रोडक्ट लीजिए लेकिन सस्ते लीजिए। इसी कंपनी का ब्रांड मुझे चाहिए है, छोड़ दीजिए। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है और ब्रांड से वो सस्ता है 200 रुपए तो मैं वही इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब ब्रांड नहीं लेना है मुझे, ये नहीं बोलना है। लेकिन उतना अगर आपके अंदर स्किल है। एग्जाम्पल मैं सिलामोल का देता हूँ। सभी अर्थोसिलिसिक एसिड जो मार्केट में ओए से आते हैं, अर्थोसिलिसिक एसिड, और सिलामोल भी अर्थोसिलिसिक एसिड है। बाकी 2 ml से इस्तेमाल करना,
और सिलामोल 1 ml से इस्तेमाल करना। रोम टेक्नोलॉजीज का प्रोडक्ट है, जो हुआसान की जो कंपनी, वो कंपनी का प्रोडक्ट है। सिलामोल 1 ml से भी अच्छा रिजल्ट आपको देगा। बाकी 2000 रुपए 2200 रुपए लीटर आते हैं, सिलामोल 3000 रुपए लीटर आता है। लेकिन सस्ता तो मेरे लिए सिलामोल, ये बहुत महंगा है और ये बहुत सस्ता है, सब कुछ भी नहीं। मैंने जिंजर किया था इस बार, बिजनेसमैन कैसे थिंकिंग करता है देख लीजिए। जिंजर किया था और बहुत सारे लोग बहुत परेशान थे, इतनी इल्ली अंदर जा रही है, वो पूरा का पूरा निकलने वाला पत्ता खा रही है, पत्ते सफेद कलर के कर रही है, ये सब कुछ मेरे यहाँ पे थोड़ी सी मुझे दिखी। मैं गया, ग्रासिया लाया, मेरे लेबर को बोला कि ये स्प्रे करना है। उसने रेट देखा, सर एकड़ का 2000 रुपए का स्प्रे। मैंने बोला ले लेना सर। उसने तो 1200-1300 रुपए का स्प्रे ले लिया। मैंने बोला ले लेना भाई तू। लोगों के 3-3 स्प्रे हुए, मेरा एक ही स्प्रे हुआ। बिजनेस कॉस्ट कम कर दिया मैंने, वहीं पे डैमेज भी नहीं होने दिया। महंगा इस्तेमाल करना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। द बेस्ट प्रोडक्ट सस्ते में मुझे इस्तेमाल करना है। 3 स्प्रे अगर मेरे बच रहे हैं, एक स्प्रे की कॉस्ट मेरी 600 रुपीज है। स्प्रे करने की कॉस्ट मेरी 600 रुपीज है। 2 स्प्रे अगर मैंने कम कर दिए तो 1200 रुपए मेरे वहीं पे बच गए एकड़ के पीछे। और जो 3 बार 3 केमिकल जाने वाले थे, उससे मेरा एक ही केमिकल चला गया। और जो डैमेज होने वाला था वो भी मेरा रुक गया पहले स्प्रे में। तो फिर बेनिफिशियल कौन है? ये बिजनेस माइंड एग्रीकल्चर में हर एक किसान का आना जरूरी है। लिखना चाहिए मैंने क्या कॉस्ट आज खर्चा किया है, नोटबुक में लिखना चाहिए। कितने मुझे पैसे आ रहे हैं, ये फसल के लिए मैंने कितना समय दिया है, नंबर ऑफ स्प्रे मेरे कितने हुए हैं, किस स्प्रे का मुझे अच्छा रिजल्ट आया, किस स्प्रे का मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं आया। जो नहीं आया रिजल्ट, वापस वो प्रोडक्ट अपने खेत में नहीं आएगा। जो भी इन्वेंट्री आपको रखनी है वहीं पे, जो शॉर्ट एक्सपायर्ड है वो सामने आएगा। एक्सपायरी प्रोडक्ट अपने यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ROI, कितना इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं और कितना ज्यादा पैसे मैं कमा रहा हूं। 1 रुपए में मुझे 10 रुपए मिले क्या? 1 लाख रुपया खर्चा करके मुझे 10 लाख रुपए मिले क्या? 8 लाख रुपए मिले क्या? ये कैलकुलेशन चाहिए आपके पास। इजरायली बहुत आगे है। 1 लीटर पानी में कितने पैसे उन्होंने कमाए, वो कैलकुलेशंस रखते हैं, वो कैलकुलेशन। क्लियर? तो एज अ बिजनेस आपको खेती की तरफ देखना है। अगर आप इमोशंस में जाके अगर खेती यहां से आगे करोगे, मैं बोलता हूं आपको तकलीफ होगी, आप लॉस में चले जाओ। परसों के दिन मेरे यहाँ पे एक मिस्टर खरात करके आए थे। वेटरनरी में बहुत बड़ा नाम है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और अंडरस्टैंडिंग आपकी आनी चाहिए। और जब मेरी गौशाला है उसके अंदर मैं चला गया उनको लेके, तो बोले कि इकोनॉमिक्स क्या है। मैंने बोला सर इकोनॉमिक्स मैंने लिखा है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। कितने दिन आप बिना प्रॉफिटेबल ये गौशाला चलाएंगे? मैंने बोला सर ये मेरी हॉबी है और ये गायों को मैं एज अ माँ उनकी परवरिश कर रहा हूँ। कल अगर लेबर नहीं आएगा तो ये माँ की देखभाल कौन करेगा? बेटी गोरे राजस्थान में है, कल लेबर नहीं आया, माँ कहाँ गई? बराबर था उनका। अगर आप प्रॉफिटेबल रहोगे, इससे कुछ बाय प्रोडक्ट बनाओगे, तब जाके इसके अंदर ज्यादा पैसा आएगा और लोग भी आपके यहाँ पे काम करने के लिए इच्छुक रहेंगे, उनको भी 2 रुपए ज्यादा मिलेगा। ये उनका कहना था। ये है बिजनेसमैन का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खेती करते समय प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दीजिए, पैसे के ऊपर ध्यान दीजिए, पैसे आपके आने चाहिए। क्लियर? तो ये जो 7 चीजें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है।
क्या लग रहा है आपको, मतलब यहाँ तक अभी जो सेशन हुआ है आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा आप चैट बॉक्स में लिखिए, थोड़ा सा आप चैट बॉक्स में लिखिए। कहीं की होगा। में अभी तक तो अनार लगा के लोगों ने अनार फल तैयार भी किए रहते थे, लेकिन क्या ये इम्पैक्ट आता है? नहीं आता है। पहले अपना माइंडसेट मैच होना चाहिए, तो सिनर्जी होनी चाहिए, तब जाके आपको मुझे आप नजदीक वाले लगना चाहिए। ये मेरे लिए बात कर रहा है, ये आपको लगना चाहिए, तब जाके हर एक चीज आप इंप्लीमेंट करेंगे जिसका रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? तो चलिए, थैंक यू सो मच। भारत जी, अनार कब लगाना है ये तो बोलूंगा ही ना, ऐसे कैसे? कौन से सीजन में लगाना है, कौन से सीजन में नहीं लगाना। इसलिए मैंने पहले एग्जांपल दिया था, पत्थर लेके उसके ऊपर कुछ डाला तो भगवान बन जाता है। चलिए, अभी आपके पास क्या क्या चीजें चाहिए? आपके पास क्या क्या चाहिए? आपके पास पैसे चाहिए। बिना पैसे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हमेशा याद रखना। जितना पैसे कमाओगे, जितना पैसे इन्वेस्ट करोगे, उतने कॉन्फिडेंटली आप समाज में रहते हैं। लोन लेना है तो लोन जितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट करनी चाहिए, तब जाके लोन ले। आपको करना है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। कुआं चाहिए, पाइपलाइन चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, पंप चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ड्रिप इरिगेशन चाहिए, पौधे चाहिए, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी। और सेकेंड है, अभी वो जो पौधे लगाए हैं उससे हार्वेस्टिंग तक लेबर की कॉस्ट जाएगी, पेस्टिसाइड की कॉस्ट जाएगी, फर्टिलाइजर की कॉस्ट जाएगी, ये बाकी जो है ये सब ऑपरेटिंग में चला जाएगा। जो फिक्स आपको करना है ये भी दो भागों में डाल दीजिए। एक डाल दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा है इम्प्लीमेंट्स, इक्विपमेंट, टूल। सभी लिस्ट यहाँ पे मैंने दिया है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका स्टोरेज होना चाहिए, वहीं पे पेस्टिसाइड रखना है, फर्टिलाइजर रखना है, उसके लिए स्टोरेज रूम आपके यहाँ पे चाहिए, पार्किंग शेड चाहिए। ट्रैक्टर हम ऐसे ही खड़ा कर देते हैं, धूप में बारिश में ऐसे ही रहता है अपना, उसके बिल्कुल बैकआउट चाहिए, लेबर क्वार्टर चाहिए। लेबर को भी रखने के लिए आजकल अच्छी जगह चाहिए, वॉशरूम चाहिए उनके लिए। ज्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन एक वॉशरूम चाहिए उनके लिए। कहाँ पे भी खेत में जाएगा ये नहीं चलेगा। पानी अगर आपके पास कम है तो आपको कंपाउंड चाहिए आपके पास, उसके पास पंप रूम चाहिए स्टार्टर वगैरह रखने के लिए, इरिगेशन सिस्टम आपकी, बाकी सब फिल्टर, ये सब कुछ चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ पे चाहिए, कोई पैसे लगते हैं ना उसके लिए भी, अब भी पहले ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ट्रैक्टर चाहिए, ट्रॉली चाहिए, स्प्रेयर चाहिए, प्लाऊ चाहिए, रोटावेटर चाहिए, कल्टीवेटर चाहिए, बेड कटर चाहिए, बेड राइजर चाहिए, सिकेटर चाहिए,
लैटरल को राउंड करने के लिए चाहिए, स्लरी फिल्टर चाहिए, स्लरी गाढ़ा चाहिए, क्रेड्स चाहिए, पीएच मीटर, ईसी मीटर चाहिए, स्प्रिंग सेफ्टी किट चाहिए आपके पास, बहुत सारे है ना। मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, बीकर चाहिए, बकेट चाहिए पेस्टिसाइड बोलने के लिए, फर्टिलाइजर नापने के लिए वेइंग बैलेंस चाहिए, तो ये कड़ की डब्बी डालना है, ये इतना एक माप लेके 2 किलो हो गया। हर एक का डेंसिटी अलग अलग होता है। और फिर जो ऑपरेटिंग है उसमें आपका इनपुट कॉस्ट रहेगा, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर का, वेडिसाइड्स का, फ्यूल है, डीजल, लेबर का चार्जेस है, इरिगेशन मेंटेनेंस चार्जेस है, मशीनरी का मेंटेनेंस चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कुछ टैक्सेस है जो जीएसटी इतना भरते हैं अपन, कैपिटल इंटरेस्ट जो भी आपने अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट वहीं पे आएगा, लैंड अगर लीज पे लिया है तो उसका आएगा। ये सब कुछ आपको पहले एक बिजनेसमैन सीए जैसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए इसकी तरफ देखने का। तो ये सब आपके पास चाहिए। क्लियर? अभी साइट सिलेक्शन करना है, कहां पे अनार। अभी आपका फॉर्मेटिंग मैंने किया, अब अभी आप ये पूरा ज्ञान लेके, ये पूरा नोट्स निकाल के आप होमवर्क करेंगे, अभी निकलेंगे मुझे अनार कहाँ लगाना है। और उसका ये चेकलिस्ट है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, या 11 नंबर का जो पेज है आपका वर्कबुक, अगर आपके पास है तो 11 नंबर के पेज के ऊपर ये वर्कबुक है। साइट सिलेक्शन इंडिया में अनार होता है, सब स्टेट में होगा क्या? नहीं। महाराष्ट्र में अनार होता है, सब डिस्ट्रिक्ट में होगा क्या? नहीं। नहीं तो जाओ कोकण में लगवाइए, जाओ विदर्भा में, जो पूर्व विदर्भा है उधर जाके लगवा के दिखा दीजिए, नहीं होगा। फिर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में होता है, यस होता है। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जाओ दक्षिण सोलापुर में, जाओ उत्तर सोलापुर में, बिल्कुल ब्लैक मिट्टी है, पानी नहीं है, वहीं पे होगा क्या? नहीं होगा। नगर डिस्ट्रिक्ट में अकोले, इतना ज्यादा बारिश होने वाला भंडारदरा का एरिया है, उधर अनार होगा क्या? नहीं होगा। फिर वो जो तहसील है, वो तहसील में, वो गांव में अनार होगा क्या? हर एक गांव में हर एक किसान भी अनार नहीं कर सकता। और ये किसान अगर है, मेरा ही फार्म जो लोगों ने आके देखा होगा, अपनी बिल्डिंग जहां पे है वहां से लेके 2200 फीट पूरे लेंथ है, उसमें 3 प्रकार की मिट्टी है। लास्ट वाला जो पोर्शन है वहां पे आज खेत में जा नहीं सकते, इतना पानी भरा हुआ है, और बीटी गोरे के खेत में अनार है। तो क्या मैं अनार उधर लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकता हूं। तो हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में, हर एक गांव में, हर एक फार्मर के हर एक खेत में अनार नहीं हो सकता। मजा आई। जहां पे मैं एग्जांपल दिया था 100 एकड़ का फार्मर, 30-35 एकड़ एरिया मैंने बोला यहीं पे अनार नहीं करना है, और वो लोग आके उन्होंने बोला कि कर दीजिए, मैं बोला मैं क्विट कर रहा हूं, मुझे नहीं करना है, आप करिए करके। वहां पे आज पानी भरा है, अनार के जितने पौधे उन्होंने लगाए थे सब मर गए। समझ में आ रहा है आपको? साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके पैरामीटर क्या क्या है? सबसे पहला है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या क्या आता है? टेम्परेचर आपका फेवरेबल होना चाहिए। सेकेंड आता है ह्यूमिडिटी,
जितना वो फसल के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए उतना चाहिए। सनलाइट, अनार सूर्य प्रकाश लविंग क्रॉप है, मतलब उसको अच्छा लगता है धूप, उसको बादल वाली कंडीशन अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसको कम ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। हवा, अरे हमेशा साइक्लोन जा रहे हैं, हमेशा साइक्लोन जा रहे हैं, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। फॉग, नॉर्थ में 10-10, 11-11 बजे तक फॉग रहता है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बारिश, कोकन की बारिश, केरला की बारिश, चेन्नई का फ्लड, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हेलस्टॉर्म, वो तो नहीं चलेगा। और साइक्लोन, तो ये क्लाइमेट कौन सा है वो हिसाब से आपको ध्यान देना है। सबसे बढ़िया क्लाइमेटिक कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। जितना इससे कम टेम्परेचर होगा अनार के पौधे में तकलीफ होगा, जितना 35 के ऊपर जाएगा उसको तकलीफ होगा। मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अनार सस्टेन करेगा, मैक्सिमम 42 डिग्री सेंटीग्रेड सस्टेन करेगा। 42 के ऊपर जाएगा, कौन से स्टेज में जाता है? स्टोरेज स्टेज में, स्ट्रेस स्टेज में, फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज में, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में या फ्रूट मैच्योरिटी स्टेज में, ये भी डिपेंड करता है। 42, 43, 44 स्टोरेज स्टेज में गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हार्वेस्टिंग के स्टेज में गया तो ऊपर भी कलर नहीं आएगा, दानों को भी कलर नहीं आएगा। फ्लावरिंग स्टेज अगर है और टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है तो वहीं पे निकलने वाला फीमेल फ्लावर छोटा निकलेगा और वो बूटी सेटिंग करेगा और वो सेटिंग वाला फल 200 ग्राम के ऊपर नहीं जाएगा। कितना भी फर्टिलाइजर दीजिए, टॉनिक इस्तेमाल करिए। हार्वेस्टिंग के टाइम टेम्परेचर आपका 5 डिग्री से नीचे आ रहा है, 2 डिग्री से नीचे आ रहा है, 1 डिग्री से नीचे आ रहा है, 0 हो रहा है, -1 जा रहा है, ट्रैकिंग आएगी कितनी? कभी कभी 100%, कभी कभी 100%। इतना इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे अनार के पत्तों के अंदर जो पानी होता है वो बर्फ बनता है, और जब बर्फ बनता है तो वो एक्सपांड होता है, तो वो सेल्स को रप्चर कर देता है, पत्ते जल जाते हैं। ठंडी भी तो ऐसे जगह पे कोई भी स्टेज रहेगी तो अनार चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साल में, 2 साल में, 3 साल में 2 दिन के लिए भी अगर ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन बन जाती है और उसी में ही आपका फल अगर फट जाता है तो आपने अनार क्यों लगाया था? क्लियर हो रहा है सब? सेकेंड जो है वो है आपका ह्यूमिडिटी। 30% मिनिमम, 60% मैक्सिमम ह्यूमिडिटी जहां पे है वहां पे अनार की खेती बढ़िया होती है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं अनार ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। अनार ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, ये कम से कम ह्यूमिडिटी में आता है। लेकिन अगर आपकी ह्यूमिडिटी बहुत कम है और फ्लावरिंग स्टेज है तो फीमेल फ्लावर गिर जाएंगे। निकलने वाला जो छोटा छोटा फीमेल फ्लावर होता है वही बर्न होके नीचे गिर जाता है।
ह्यूमिडिटी अगर बहुत कम है और आपका हार्वेस्टिंग का स्टेज है, कलर नहीं आएगा, ऊपर भी नहीं अंदर भी नहीं। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, फ्लावरिंग स्टेज है, ड्रॉपिंग या शूट ज्यादा, फीमेल फ्लावर कम, मेल फ्लावर ज्यादा, और हार्वेस्टिंग के टाइम अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, फंगल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन, खराब माल। ग्रीन फ्रूट स्टेज में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, बैक्टीरियल ब्लाइट। इसीलिए कोई भी फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन कंट्रोल करना है तो वो फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स होना चाहिए। सबसे बड़ी दवा एडवर्स मतलब उसको जो चाहिए वो नहीं होना चाहिए। उससे कम या उससे ज्यादा टेम्परेचर, उससे कम या उससे ज्यादा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी तो ज्यादा होगी तो बढ़ेगा ही, कम ह्यूमिडिटी बोलूंगा मैं। आपको पता होना चाहिए। कोई अगर यहाँ पे रत्नागिरी से किसान आके ट्रेनिंग ले रहा है 3,000 रुपए दे के, और वो अभी यहीं पे मुझे बोलेगा कि सर क्या मेरे खेत में इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी बारिश के सीजन में 1.5 महीना मेरा बारिश नहीं खुलता है तो मैं अनार की खेती नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, आंसर आता है नहीं। कोई अगर मुझे बाड़मेर का किसान, मेरा टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है तो क्या मैं अंबिया बाहर ले सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि जब आपका फल रहेगा उस टाइम अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी भी नहीं मिलेगा उन फलों को, सिर्फ पौधा सस्टेन कर सकता है। बारिश के सीजन का बाहर आप ले लीजिए। क्लियर? ह्यूमिडिटी, सनलाइट मिनिमम 70,000 लक्स, मैक्सिमम 1,20,000 लक्स इंटेंसिटी का सनलाइट चाहिए। जितना सनलाइट क्यों चाहिए? अनार के पौधे के पत्ते के ऊपर सनलाइट पड़ता है, वो सनलाइट लक्स ये यूनिट में नापते हैं। वो 70,000 से लेके 1,20,000 लक्स का अगर है तो पत्तों के ऊपर पड़ेगा, और उसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो पहले 2 स्लाइड में आपने देखा वो अगर मिलेगा, पानी अगर जमीन से या हवा से उसको मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वो एक्यूमुलेट होगा पत्तों में और काड़ी में और स्टेम में। जितना चाहिए उतना पौधा रखेगा, ज्यादा होगा तो जड़ों से बाहर डालेगा। वो जो बाहर कार्बन मटेरियल जाएगा उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। वो जो मिट्टी में डाले हुए फर्टिलाइजर है या मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है इसको अवेलेबल करके पौधे को देगा, और जो पौधे के अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो फीमेल फ्लावर को बाहर निकालेगा, और जो कार्बोहाइड्रेट कंटिन्यूअस फीमेल फ्लावर निकलने के लिए तैयार होगा वो एनर्जी का सोर्स रहेगा। और मिट्टी से जो भी न्यूट्रिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर भेजेंगे वो न्यूट्रिएंट एज अ फूड उसको बचा के वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की लेके प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स और अलग अलग हार्मोन्स आपके पौधे में बनेगा, जो बेस्ट क्वालिटी का फीमेल फ्लावर, बेस्ट क्वालिटी का फल आपको देगा, जिसका टेस्ट, जिसका कलर, जिसका साइज, जिसका शाइनिंग जबरदस्त है, आपको अच्छा रेट मिलेगा। इसके लिए सनलाइट चाहिए। 70,000 से नीचे आएगा फोटोसिंथेसिस कम होगा, 1,20,000 से ऊपर जाएगा फोटोसिंथेसिस कम होगा, फिर एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा, फिर पौधा थोड़ा सा बीमार रहेगा। और अलग अलग एंजाइम्स और हार्मोन्स मैंने बोला, ये एंजाइम्स और हार्मोन्स भी आपके यहाँ पे
फंजीसाइड है, एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियासाइड है, पौधे के अंदर ही तैयार होते हैं। फाइटोएलिजेंस नाम आपने सुना हो, ये एज अ फंजीसाइड काम करते हैं। हाँ उसके बाद हवा, और जितनी पूरी ज्यादा ट्रेनिंग हवा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन। हवा गर्म है और हवा नहीं है, तो पत्तों से जो पानी बाहर जा रहा है ये कम जाएगा जब हवा नहीं है। जैसे जैसे हवा बढ़ेगी वैसे वैसे पत्तों से पानी ज्यादा बाहर जाएगा, वैसे वैसे उतना पानी नीचे से लाएगा। तो मुझे बताइए, उस टाइम अगर आपका फल है तो पौधा खुद का परवरिश करेगा या आपके फलों को पानी देगा? क्या करेगा? तो साइज बनेगी नहीं, क्वालिटी बनेगी नहीं बनेगी। हवा, जो भी फल है, जो भी पत्ते हैं, हवा और साइक्लोन भी एक साथ में कवर करता हूं। साइक्लोन में जितनी ज्यादा साइक्लोन की हवा तेज आएगी उतना ज्यादा जख्म करेगा, हिलेगा फल, पत्ते हिलेंगे, ब्रांचेस हिलेगा, पौधा हिलेगा। जहां जहां वुंड तैयार होगी, जख्म तैयार होगी, वो एंट्री पॉइंट बनेगा कोई भी फंगल और बैक्टीरिया के लिए। कोई भी फंगस और बैक्टीरिया के लिए वो एंट्री पॉइंट बनेगा। क्लियर? इसीलिए हवा ज्यादा भी नहीं चाहिए। उसके बाद है कोहरा, पर्टिकुलरली फ्लावरिंग स्टेज में कोहरा अगर है तो सेटिंग नहीं होती है। और